अस्सलामुअलैकुम, मैं हूं फ़ायज़ा मलिक और आप देख रहे हैं प्रोग्राम डायलॉग। नाज़रीन, आज का मौज़ूअ बहस है आबनाए हुर्मुज़। ईरान और अमेरिका आमने सामने, क्या दुनिया एक नए बहरी बहरान के दहाने पर है। ईरान ने दावा किया है कि उसने आबनाए हुर्मुज़ पर ताकत के ज़रिए कंट्रोल हासिल कर लिया है, जबकि अमरीकी सेंट्रल कमांड इस दावे को मुस्तरद करते हुए कहती है कि आबनाए हुर्मुज़ खुले हैं और जहाज़ों की आमदरफ्त मामूल के मुताबिक जारी है। ऐसे में सवाल यह है कि हकीकत क्या है। क्या ये सिर्फ नफ्सियाती जंग है या मशरिक़ वस्ता में एक बड़े तसादुम की तैयारी। अगर आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ती है तो इसके असरात सिर्फ ईरान और अमरीका तक महदूद नहीं रहेंगे, बल्कि पाकिस्तान, खलीजी ममालिक, आलमी तिजारत, तेल की कीमतों और पूरी आलमी मईशत पर पड़ सकते हैं। आज के प्रोग्राम में जायज़ा लेंगे कि मौजूदा सूरत हाल किस तरफ जा रही है और बहरान के मुमकिन नताइज क्या हो सकते हैं। सो आज के प्रोग्राम में इस तमाम तर इशू के ऊपर डिस्कशन करेंगे, लेकिन साथ ही साथ अगर हम इसके तारीखी पस मंज़र को देखें, जो कि आबनाए हुर्मुज़ के हवाले से अगर हम स्पेशली, क्योंकि अब जो डिबेट हो रही है, तो आबनाए हुर्मुज़ दुनिया की अहम तरीन बहरी गुजरगाहों में शुमार होती है। आलमी सतह पर समुद्री रास्ते से मुंतकिल होने वाले खाम तेल का तकरीबन 20% जो हिस्सा है वो यहीं से गुजरता है। सो 20% जो रास्ता है उसके लिए क्या सूरत हाल बन सकती है, क्योंकि अगर इसकी चौड़ाई की बात करें तकरीबन 33 किलोमीटर है, जबकि जहाज़ों के लिए मखसूस बहरी रास्ता इससे भी कहीं कम है। ईरान और अमेरिका के दरमियान इस इलाके में कई बार कशीदगी पैदा हो चुकी है, ख़ुसूसन 2019 के बाद की जो सूरत हाल बनी, उसके बाद ये कशीदगी मज़ीद जो है वो पेचीदा होती गई। खलीजी ममालिक, ख़ुसूसन अगर हम बात करें मुत्तहिदा अरब अमारात, सऊदी अरब की, कतर, कुवैत, इराक़ और बहरीन के तेल की जो बरामदात है वो बड़ी हद तक इसी रास्ते पर मुनहसर है। प्रोग्राम में अपने मेहमानों को भी शामिल करेंगे, लेकिन उससे पहले फैक्ट्स एंड फिगर्स को जो है वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे, ताकि इसके ऊपर तजिया बेहतरीन तरीके से जो वो डिस्कस किया जा सके। सो अगर हम देखें तो तकरीबन 20% जो आलमी तेल है वो अपने हुर्मुज़ से गुजरता है। रोज़ाना 20 मिलियन बैरल खाम तेल इस रास्ते से मुंतकिल होता है। दुनिया की बड़ी तवानाई मंडियाँ इस गुजरगाह की सूरत हाल पर नज़र रखती हैं और किसी भी तवील रुकावट की सूरत में आलमी तेल की कीमतों में नुमाया इजाफा भी हो सकता है। और क्योंकि पाकिस्तान का पहलू भी आज के प्रोग्राम में शामिल करेंगे कि पाकिस्तान का इस तमाम तर मामले के ऊपर कितना बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है, क्योंकि खुसूसन यही बात की जाती है कि पाकिस्तान या सिर्फ बॉर्डर शेयर करता है, एक बरादर इस्लामी मुल्क है, या इसके अलावा भी ईरान के साथ पाकिस्तान की क्या क्या जो चीज़ें हैं वो शेयर होती हैं, किन किन खुसूसियात का हामिल है। सो अगर हम इसको मईशत के पहलू में देखें तो पाकिस्तान अपनी तेल की ज़रूरियात का बड़ा हिस्सा दरामद करता है, और अगर आबनाए हुर्मुज़ में कशीदगी बढ़ती है तो पाकिस्तान के लिए दरामदी बिल में इजाफा हो सकता है। पेट्रोल, डीजल, बिजली, महंगाई और सनती लागत मुतासर होने का इम्कान ज़्यादा पैदा होता है। पाकिस्तान के लिए सिफारती तवाज़ुन बरकरार रखना अहम होगा, क्योंकि इसके लिए ईरान, खलीजी ममालिक और अमरीका तीनों के साथ ताल्लुकात जो हैं वो इस वक्त अच्छे हैं। सो इस डिबेट को जो है वो आज के प्रोग्राम में जो है वो हम शेयर करेंगे। इसके लिए जो हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान, हमारा एक ज़बरदस्त सा पैनल आज हमारे साथ मौजूद है। हमारे साथ मौजूद हैं जी साबिक सफ़ीर है मियां हसनउल्लाह साहब, बड़ी ही सीनियर और मोतबर इनकी गुफ्तगू होती है। सर, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपकी कीमती वक्त का। ग़ुलाम रसूल बलोच साहब हमारे साथ मौजूद हैं जी, साबिक सफ़ीर हैं और इनका भी एक बड़ा ज़बरदस्त तज़िया जो है वो होता है, वो भी प्रोग्राम में शामिल करेंगे। और डॉक्टर रिजवान नसीर साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं, माहिर बैनुल-अक़वामी अमूर के। सर, आपको वेलकम कहते हैं। प्रोग्राम का आगाज़ मियां हसनउल्लाह साहब से करेंगे। हसनउल्लाह साहब, आपको प्रोग्राम में वेलकम कहते हैं, बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त का। सर, सबसे पहले हम बात करेंगे कि ईरान का ये दावा है कि उसने अपना हुर्मुज़ पर कंट्रोल हासिल कर लिया है। दूसरी तरफ अमेरिका ये दावा कर रहा है कि हमने जो है वो कंट्रोल हासिल किया है और अब हम जो है वो ईरान के ऊपर गलबा जो है वो हासिल करेंगे, और दोनों एक दूसरे को इल्ज़ाम दे रहे हैं। ईरान कह रहा है कि अमेरिका ने आगाज़ किया दोबारा से इस मुआहदे को तोड़ने के लिए, और अमेरिका कह रहा है ईरान ने। सो सर, हकीकत किसके करीब है आप बता दीजिए, और इस तरह के मुतज़ाद बयान जो हमारे सामने आते हैं, चीज़ें होती हैं, तो उनका मकसद क्या होता है, ये ज़रा समझाइएगा। बम फेंके जा रहे हैं, मिसाइल्स का एक्सचेंज हो रही है, डैमेज हो रहा है दोनों साइड से। आज ईरान के खासे खौफनाक किस्म के हमले किए हैं। बिल्कुल। अब वो एग्जैक्टली बंद हो गया है या नहीं हुआ, खबरों में मुख्तलिफ किस्म की खबरें आ रही हैं। बिल्कुल सर। लेकिन आपका जो पॉइंट है कि हकीकत क्या है, वो तो उसके बारे में समझना या हतमी तौर पे कोई बातचीत कह देना मुश्किल है। मुझे ये लगता है कि अपनी साइड पे जिस तरह ईरान ने दावा किया है उन्होंने बंद कर दिए हैं, लेकिन उसके साथ साथ अमेरिकन जो है दावा है या क्लेम है
कि जी वो जारी है। तो हो सकता है कि कुछ पार्टली उसका कुछ हिस्से में से 1 2 4 शिप्स निकलने की गुंजाइश होगी या होती रहेगी। अब देखना ये है कि ये नैरेटिव की जंग है या इससे बढ़ के है को फैलने का खदशा भी है। मैंने चंद दिन पहले भी कहा था कि ये फैलेगी, और लेकिन ये फुल फ्लैश्ड वॉर नहीं होगी, ठीक क्योंकि है। फुल फ्लैश्ड वॉर का कंसेप्ट ही डिफरेंट है। अब कंसेप्ट बदल गया है वॉर का। अब है ना फजा की तरफ और एआई बेस्ड है ना इंस्ट्रूमेंट और कोऑर्डिनेशन उनके दरमियान जो होती है, इंटीग्रेशन उसके दरमियान नेटवर्किंग जो होती है उसके जरिए से लड़ी जा रही है, और वो जरा चीप है और थोड़ा सा वो कम डैमेज करती है आपके सोल्जर्स का। इसलिए जो मुल्क इसको रखना चाहते हैं, बरकरार रखना चाहते हैं, उनके जो सोल्जर्स हैं शायद उन पे ज्यादा उनको बॉडी बैग्स ना उठाने पड़े, लेकिन आमतौर पे तबाही हो तो उतनी की होगी, क्योंकि डिस्ट्रक्शन जिसको ये हिट करेंगे वहाँ सिविलियन भी हो सकते हैं और वहाँ डिफेंस ओरिएंटेड टारगेट्स भी हो सकते हैं, वो तो जारी रहेंगे। मेरे अपने जाती ख्याल के मुताबिक ये सारी ना वो है नफ्सियाती किस्म की सिचुएशन है। अब ना कहा जा रहा है कि क़यादत में कोई खला है उधर तेहरान में, वो ना उनको टेबल पे लाने में जरा रुकावट बना हुआ है। अमेरिका ना डिसअपॉइंट हो गया है, और उसके तकलीफ दे दिन जो थे, अनपॉपुलैरिटी की जो बातें हो रही थी वो जरा दम तोड़ रही हैं, तो वो जरा शेर हो गया है। तो ये सारी बातें अपनी जगह पे मुझे लगता है कि जी जो हठधर्मी इस वक्त ईरान दिखा रहा है उसमें आनी चाहिए, और ये पीस की तरफ बढ़ना चाहिए। एमओयू वो नहीं रहेगा जो पहले था। हाँ। वो एमओयू थोड़ा बहुत रीडिफाइन होगा। लेकिन सर सनाउल्लाह साहब, ये तो इसमें ईरान तो ये बार बार कह रहा है कि जंग का आगाज़ अमेरिका की तरफ से हुआ, फिर अपना हुर्मुज़ में जो गुजरगाहें हमने प्रोवाइड की थी अगर उनकी वायलेशन होगी तो फिर हम उसके ऊपर अपना एक्शन ले सकते हैं। फिर उन्होंने ये भी कहा कि शिक नंबर 6 जो है उसकी जो है मुसलसल खिलाफ वर्जी अमेरिका कर रहा है। तो सर फिर किस तरह से हम ये कहेंगे कि ईरान जो है वो अपनी हठधर्मी को बरकरार रखे हुए है? देखिए, ईरान कहता है कि शिक नंबर 5 जो है जिसमें हुर्मुज़ ना आपने हुर्मुज़ में उनको मैनेजमेंट का कुछ हिस्सा ना दिया गया था, हिस्सा दिया गया था, लेकिन उसमें एक वर्ड भी था बैनुल अक़वामी क़वानीन के मुताबिक, वो ये भूल जाते हैं। अच्छा, और दूसरा उनका जो सबसे बड़ा है कि जी लेबनान को पार्ट एंड पार्सल बनाया गया था एमओयू का और जंग का, वहाँ नहीं पासदारी नहीं की गई जो एग्रीमेंट हुआ था। तो मैं ये समझता हूँ कि ओवर प्ले कर रहा है रोल अपना। आपने हुर्मुज़ में उनका सॉवरेनिटी का क्लेम सही है, उधर से ओमान का भी है। आप देखें ये जो 3 शिप्स गुजर रहे थे वो ओमान के वाटर्स में से गुजर रहे थे, और वो उनको हिट नहीं कर सकते थे। ज्यादा से ज्यादा वार्निंग शॉट ना दे सकते थे ताकि उनको वार्निंग मिल जाती। अब उनका ख्याल ये है कि उनसे पूछ के या पासदारान की से इजाजत लेके ये सारा कुछ होगा। तो बाबा इस तरह के तो आपने और जगह पे भी मौजूद है, और ये 2 कंट्रीज का मसला नहीं है। उनके बगैर भी आपने हुर्मुज़ का फैसला नहीं हो सकता, ये भी बात सही है, लेकिन ये इंटरनेशनल लेवल पे ग्लोबल इंटरेस्ट को सामने रखते हुए करना पड़ेगा। अगर ऐसा नहीं होगा, आपकी ये जो WTO है, जो ग्लोबलाइजेशन की बात है, जो कनेक्टिविटी की बात है, ये सारे हवाई ख्वाब हो जाएंगे, और इसमें ईरान बिल्कुल एक आइसोलेट हो जाएगा, बिल्कुल उभरेगा। ठीक है सनाउल्लाह साहब, आपको पॉइंट आ गया है। गुलाम रसूल बलोच साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी। सर आपका क्या ख्याल है? जिस तरह से सनाउल्लाह साहब ने कहा कि
वायलेशन की अगर जहाँ तक बात की जाती है तो उसमें जो अभी की सूरत हाल नज़र आ रही है वो शायद ईरान की तरफ से लग रही है। सो आप एग्री करते हैं कि ईरान ने जो है वो ज़रा ज़्यादा ही रिस्पॉन्स दे दिया? अगर वहाँ से थोड़ी बहुत वायलेशन हुई भी थी आप नए हॉर्मस में तो उस पर इतना स्ट्रिक्ट एक्शन नहीं लेना चाहिए था? एटलीस्ट उसके ऊपर पहले डिबेट करते फिर उसके ऊपर एक्शन लेते। या आपको ये लगता है कि उन्होंने जो एक्शन लिया वो बेहतरीन था और अभी जो अमेरिका कर रहा है वो गलत कर रहा है या ठीक कर रहा है? क्या कहेंगे? शुक्रिया। देखिए, नहीं, इस तरह हम एनालाइज नहीं कर सकते, इसलिए कि हमें ऑडियंस को समझाना होता है, बताना होता है, बिल्कुल। और जो इमाम है थोड़ा सा उसको ठीक करना पड़ता है। तो सबसे पहले मुख्तसरन बताऊंगा कि हम खड़े कहाँ हैं इस क्राइसिस में। इट्स अ ह्यूज क्राइसिस। ये रीजनल क्राइसिस है, ये ग्लोबल क्राइसिस है, ये एनर्जी क्राइसिस है, ये सिक्योरिटी क्राइसिस है, ये क्राइसिस ऑफ आइडियोलॉजीज भी है, ये क्राइसिस ऑफ एग्जिस्टेंस फॉर सम पीपल है, ये क्राइसिस ऑफ जियोपॉलिटिक्स और जियो इकोनॉमिक्स है। तो इसके बहुत सारे डायमेंशंस हैं, लेकिन इसको हम सिंप्लीफाई ये करते हैं, ये इस तरह कर लेते हैं कि ये जंग जाहिर है ईरान पे मुसल्लत की थी इजराइल और अमेरिका ने, ठीक, और किसी वजह के बगैर की थी। यही जो था स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ ओपन टू द शिपिंग था इंटरनेशनल, और अपने जो यूनाइटेड नेशंस लॉ ऑफ द सीज कन्वेंशन के मुताबिक चल रहा था। देयर वाज नो इशू एट ऑल। जब उन्होंने कर दिया तो कुछ जंग का ये सबसे बड़ा होता है कि बहुत सारी नई हकीकतें या रियलिटीज वजूद में आती हैं, और नई हकीकत ये वजूद में आई है कि स्टेट ऑफ हॉर्मुज़ जो है वो एक बहुत बड़ा वेपन भी है इफ इट कम्स टू वॉर, व्हिच कैन इफेक्टिवली बी यूज्ड बाय ईरान, जो ईरान ने इस्तेमाल किया, और एक बहुत बड़ा लीवरेज है जो कि निगोशिएशन में इस्तेमाल हो रहा है और होगा। अब ये हकीकत जब सामने आई है तो उस हकीकत को अब अमेरिका और उसके जो साथ फोर्सेस हैं वो उसको झुठला रहे हैं। लेकिन कुछ और हकीकतें भी सामने आई हैं। क्या है कि जो यूएस की इतनी बड़ी अम्ब्रेला सिक्योरिटी की थी टू द जेसीसी कंट्रीज, मिलियंस बिलियंस ऑफ डॉलर, वो भी, और इंफ्रास्ट्रक्चर और जहाज और मिसाइल और तमाम चीजें, दे आर फ्यूटाइल। बजाय कि वो सिक्योरिटी मुहैया करने के या गारंटी होने के इन छोटी स्टेट्स को, वो उनकी वल्नरेबिलिटीज बन गई है। अब ये इनका डिलेमा है। जो उसके बाद एक और जो वजह है, जो रीजन है जिसको हमें सोचना चाहिए ऑफ दिस क्राइसिस, वो है इजराइल का सामने भी और खामोश रोल। उसका खामोश रोल ये है कि वो नहीं चाहता कि ये जंग बंद हो जब तक कि उसका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ ईरान, इराक के तौर पे या लबनान की तरह या सीरिया की तरह ना हो जाए। तो मेरा ये कहना है और बिलीव ये है कि दैट ऑब्जेक्टिव स्टिल इज अंडर दी, वो उनका अल्टीमेट ऑब्जेक्टिव कभी भी उन्होंने विड्रॉ नहीं किया, डिस्पाइट द फैक्ट कि ये जंग एक लिहाज से एक स्टेलमेट थी या ड्रॉ था। ऑल्दो एट द परसेप्शन लेवल ईरान ने जीती है उसके बावजूद। तो मैं इसको आगे और क्राइसिस को जो है वो रिजॉल्व होते नहीं देख पा रहा। अमन की जो विंडो है जो पाकिस्तान ने खोली थी वो मुझे अब मजीद क्लोज होती चली नजर आ रही है, क्राइसिस बढ़ता नजर आ रहा है। ठीक है रिजवान साहब, आपकी तरफ मैं आऊँगी, और क्योंकि आपको क्या लगता है कि जिस तरह से भी गुलाम रसूल बलोच साहब ने कहा कि मल्टीपल क्राइसिस जो है वो आगे मज़ीद जो है वो एक्सटेंड होते हुए नज़र आ रहे हैं, और जो एक हम कह रहे थे कि हम पीस की तरफ जा रहे हैं, शायद अब वो पीस वाला रास्ता कहीं पर ख़त्म हो चुका है, वहाँ पर अब रास्ता आगे नहीं है कि उस पर चला जा सके। सो क्या समझते हैं कि ये जो भी रिसेंट हैपनिंग हुई है, आप क्या समझते हैं, क्या किस तरह से हम इसको डिफ़ाइन करेंगे, कैसे समझेंगे कि ये किसकी तरफ से स्टार्टअप हुआ, किसने इस पीस प्रोसेस को एक दफ़ा फिर से डिमोलिश करने में किरदार अदा किया? सर भाई साहब बहुत शुक्रिया अपने प्रोग्राम में लेने का। देखें अभी दोनों जो पैनलिस्ट हैं उन्होंने बड़ी इस पर खूब रोशनी डाली। मैं एक बात करता चलूँ कि ईरान के इख्तियार में था, इख्तियार में ये था कि अगर आपने जो एक सेट कर दिए हैं रूल्स के, यहाँ से जो भी ट्रैफिक पास होगी उसे हमारे से गो अहेड लेना होगा, और आप ऐसा नहीं करते। देखें देयर इज ऑलवेज फ्लेक्सिबिलिटी व्हेन यू इंटरेक्टिंग विद अदर नेशंस। ऐसा नहीं होता कि आप फॉरेन
जाते हैं शूटिंग की तरफ। अगर उसमें ये भी था, ये ईरान के ऊपर भी बहुत भारी जिम्मेदारी थी कि अगर एक एमओयू जो साइन किया गया है उसमें पाकिस्तान या दीगर ममालिक या इंटरनेशनल कम्युनिटी सारी की सारी देख रही थी, वो मीडिएटर्स भी थे और उन्होंने कहा कि ठीक है, ये जिम्मेदारी ये थी कि अगर आप दुनिया को ये बताएं कि देखें हमने उनको वार्निंग दे दी, हमने अभी कुछ नहीं कहा, अगर ये मजीद कुछ ऐसा करते हैं, जैसे वार्निंग शॉट्स होते हैं, सनाउल्लाह साहब ने जिक्र किया उस चीज़ का, मैं ये समझता हूं कि एक डी एस्केलेशन की तरफ ही रहते। एस्केलेशन जब हुई है उनकी तरफ से, तो अमेरिका आपको पहले पता है कि ताकत के नशे में चूर है। ताकत के नशे में इस तरह से चूर है कि एक तो उसकी ह्यूमिलिएशन हुई है। गुलाम रसूल साहब ने बिल्कुल सही कहा कि देखें पूरी दुनिया में इस टाइम गल्फ की सारी उनकी बेसिस खत्म होगी। दुनिया में जो नकाती अमेरिका की हुई वो पहले कभी नहीं हुई थी। अमेरिका के सामने ईरान बड़ा हदफ नहीं है, अमेरिका के सामने चाइना को कंटेन करना बड़ा बिल्कुल उनकी ग्रैंड स्ट्रेटेजी जो है वो चाइना के ऊपर है। अगर आप देखें तो उनको आज तक यही रिगवर में ना जाते, अगर हम सीरिया लिबिया इनकी तरफ अपने ना खोलते, जो एक फ्रंट खोले हुए थे, तो आज चाइना इतना आगे हमारे से ना निकल जाता। तो मैं समझता हूं अमेरिकन विल नेवर वांट कि दिस वॉर इज प्रोलॉन्ग्ड, और वंस अगेन अननेसेसरीली प्रोलॉन्गेशन ऑफ दिस वॉर इज गोइंग टू इम्पैक्ट अमेरिकन ग्रैंड स्ट्रेटेजी जो वहां पे इंडो पैसिफिक में चल रही है। अब आती है बात इस चीज की कि जब से नेटो समिट से डोनाल्ड ट्रंप फ्री हुए हैं, आई बिलीव कि उन्हें ऐसा एक तासुर गया है कि नेटो आने वाले वक्त में अमेरिका के साथ खड़ा हो जाएगा, जो कि पहले नहीं खड़ा था। हाँ। अभी आप वो देखें तो कॉन्फिडेंस का लेवल है डोनाल्ड ट्रंप का, उनकी जो आजाद, और दूसरी बात ये देखें वो मिस इन्फॉर्मेशन, वो इस तरह का प्रोपेगेंडा। अब देखें कि इजरायली एजेंसी ने कहा है कि ट्रंप को असासिनेट करने के लिए ईरानियंस ने प्लान बनाए हैं। इस तरह का दुनिया को तासुर देना कि ईरान जो है वो ही एक रोग स्टेट है, वो ही एक मसला है इस मामले में। मैं ये समझता हूँ यहाँ पे ईरान के ऊपर बहुत भारी जिम्मेदारी अभी भी आयद होती है। अगर आप यहाँ पे ही डी एस्केलेशन दिखाएं, और अभी भी मैं समझता हूँ दोनों डिप्लोमेट्स बैठे हैं, डिप्लोमेसी के दरवाजे कभी बंद नहीं होते। आप दुनिया की तारीख पढ़ लें कि अगर किसी चीज का मसला नहीं हल निकलता, चाहे वो जंग है, वो डिप्लोमेसी निकाल के देती है। तो मैं अभी भी होपफुल हूं कि इन्हें रियलाइजेशन होगी कि इस तरह की जंग का कोई इख्तिताम नहीं होता, वो भी थ्रू बायलैटरलिज्म होगा। दोनों मिलकर बैठेंगे और कहेंगे जी हाँ हम इस चीज को खत्म करना चाहते हैं। एमओयू नहीं होगा, एक और एमओयू रिफॉर्म्ड किस्म का हो सकता है नई शराइत के साथ। बिल्कुल, आई एग्री। ठीक है कि न्यू जो है वो उसमें चीज़ें होंगी, न्यू एमओयू रिफॉर्म्स के साथ हो सकता है। सनाउल्लाह साहब, आपने इससे पहले भी कहा कि इसमें थोड़ी सी जो है वो दिखानी चाहिए थी ईरान को कि ठीक है आप एक सॉफ्ट पॉलिसी की तरफ जाए, शॉर्ट वार्निंग्स दें, उसके बाद जो है आप किसी भी वायलेशन की तरफ आ सकते हैं। लेकिन सर ये बताइएगा, जो इस वक्त हमारे नाज़रीन देख रहे हैं कि जिस तरह से गुलाम रसूल साहब ने भी कहा कि आपना हुर्मुज़ को एक वॉर टूल के तौर पर भी यूज़ किया जा रहा है और डिफरेंट तरीके से जो है वो उसको यूज़ किया जा रहा है। सो सर एक तो आपना हुर्मुज़ की जो एक बैकग्राउंड है, अगर उस पर हम जाएँ तो तकरीबन जो है वो 20 मिलियन बैरल जो हाम तेल है वो यहाँ से गुजरता है, 20% जो है वो यहाँ से ऑयल गुजर है। फिर अगर इसकी गुजरगाह की बात करें तो 33 जो किलोमीटर्स है वो यहाँ से, चूँकि इससे भी कम जो है वो जहाज़ों के लिए रास्ता है। तो सर ये वैसे कितनी इम्पोर्टेंट है आपना हुर्मुज़, और अगर ये जो आलमी समुद्री तेल का जो तिजारत का तकरीबन 20% बनता है, अगर वो इस रास्ते को ना यूज़ करें तो फिर क्या इम्पैक्ट पड़ सकता है? और वाकई ये यूज़ करना और इसको इस तरह से ऑपरेशनल करना कितना इम्पोर्टेंट है, मतलब ये वाली एक जो साइड स्टोरी है ये ज़रा हमारे सामीन को समझाइएगा। बेसिकली इससे पहले कि मैं आपके क्वेश्चन की तरफ आऊं, मैं ये बताना चाहूँगा कि इस वक्त किसने जंग शुरू की और क्यों नहीं ना उसके पास इंटरनेशनल लॉ के ना बेसिस था या नहीं था, और ना कौन मुल्ज़म है इसमें, और ये कितनी नाजायज़ किस्म की ना जंग थी। ये सारे जो सवाल आते हैं ये पसे पुश्त चले गए हैं। बिल्कुल। आज के हालात में इसकी जो नुकसानात हो रहे हैं जिसकी तरफ आपने अभी तज़किरा किया है वो उभर आए हैं। जिस तरह आपने हुर्मुज़ बैक पे थी, अब फोर फ्रंट में आके ये लेवरेज का सबसे बड़ी सरफरिस्त आ गई है। आपने हुर्मुज़ अगर की आप स्टडी करें तो ये अभी से इम्पोर्टेंट नहीं है, मॉडर्न वर्ल्ड में ये इम्पोर्टेंट नहीं है। इवन मैन मेड कनाल्स भी इम्पोर्टेंट रही हैं, उनका अपनी हैसियत है। आपको ईरान के पुराने लिटरेचर में मिलेगा
कि ये इनका रोम के साथ या ग्रीक के साथ क्या झगड़े थे, इसके कैसे उन्होंने उस वक्त फतह की थी। अब जो सिस्टम है हमारा, जिसकी तरफ मेरे कुलीग ने बड़े इनलाइटेंड तरीके से तफसील बताई है, वो सारे फैक्टर्स हैं जियोपॉलिटिक्स के और दूसरी सारी चीज़ों के। वो ये आप ना जो ये है शो है, मेरा ख्याल है उसमें तो एक एक पे बात की जा सकती है। वो अपनी जगह सारे दुरुस्त हैं, लेकिन अब इंटरनेशनल लॉ में यूज ऑफ ना स्टेट के बारे में कहा गया है, जो लॉ है उसको सामने रखना है। ईरान ने इसको साइन किया हुआ, रेटिफाई नहीं किया हुआ। ओमान ने साइन किया हुआ, रेटिफाई किया हुआ। अब 39 किलोमीटर के करीब है। इसमें वो कहते हैं कि ओवरलैपिंग का कंसेप्ट है ना, मेरे कुलीग एक और चैनल पे कह रहे थे, ओवरलैपिंग का कंसेप्ट वो दे रहे थे। वो हाई सी में या जहां इकोनॉमिक जोन्स वगैरह, स्पेशल जोन वो होते हैं, उधर ओवरलैपिंग। इसमें क्लियर है बाउंड्री डिमार्केशन में मिड ना लाइन को आप समझते हैं ख्याली तौर पे कि ये आपकी एंड हो जाती है। अदरवाइज तो ना आपका ना वो एरिया कम आपको मिलता है सॉवरेनिटी के लिहाज से, जो इंटरनेशनल लॉ है, और ईरान का भी कम मिलता है। अगर ओमान अपनी साइड पे विद इन दैट सॉवरेनिटी एरिया जोन के वो अलाउ करता है, तो फिर क्या जवाब है? अगर आप कानून की बात करते हैं, अगर आप अखलाक की बात करते हैं, अगर आप एथिक्स की बात करते हैं, तो क्या ना एथिक है ईरान के पास कि जी वो उनके करीब से गुजरते हुए जिसको वो अलाउ कर रहे हैं उसको वो डैमेज कर रहे हैं। हम बोलते कम हैं इसके सिलसिले में, मुझे नहीं पता क्यों, क्योंकि लॉ में अगर लॉ को लेजिटिमेसी आपने सीख करनी है तो खुदा के लिए आप लीगल तरीके से देखें, मोरालिटी और एथिक और रिलीजन को ना लाएं बीच में। ये हमारे में बड़ी प्रॉब्लम है, तो हम उसको उस एंगल से ले आते हैं। अगर सर्वाइवल की जंग एक मुल्क ने लड़ी है, तो इजराइल भी, अगर उसी एंगल से आप देखें, इजराइल भी अपनी सर्वाइवल की जंग लड़ रहा है और वो शैतानी काम कर रहा है, फस्ताई हथकंडे इस्तेमाल कर रहा है, मासूम लोगों को जेनोसाइड कर रहा है। और वो ये सारी हरकतें अगर आप देखें, जंग में सब कुछ अगर जायज़ है, उस प्रिंसिपल को मानते हैं तो ठीक है, लेकिन उसको उसके सामने खड़ा हो गया एक मुल्क जिसकी हम कदर करते हैं। हम इसलिए नहीं ईरान की कदर करते कि वो हमारा सिर्फ नेबर है, नहीं, हम उसकी कदर इसलिए भी करते हैं, किसी ने तो मुकाबला किया, लेकिन जब मुकाबला किया, आप जंग से पहले आइसोलेटेड थे, आपके साथ कौन से मुल्क थे मुझे भैया बताइए। दिसंबर है ना, और जनवरी 24 में 25 में आपके साथ भी जंग लड़ चुका है। आपके तलाकात भी इतने ज्यादा खुशगवार किस्म के नहीं है, ना पॉसिबल है आगे मुस्तकबिल में हो, लेकिन कोई गारंटी नहीं है। आप अकेले थे, आप कहते हैं चीन आपको के लिए आया, चीन की सारी डिप्लोमेसी देख लें, वो कभी एट वार होता है स्वाय आपने अलाइज के किसी की मदद करने के लिए नहीं आता। ठीक है, उनकी $400 मिलियन की इन्वेस्टमेंट के वादे हैं, लेकिन वो अभी तक मटीरियलाइज नहीं हुई। वो चीन और ईरान अलाइज नहीं है, और वो आपस में कहीं बाउंड्री भी नहीं है। होगी थोड़ी बहुत हेल्प की होगी, लेकिन रशिया के बारे में कहा गया, वो कहाँ है, किस तरह मैनिफेस्ट हुई है? ये थोड़ी बहुत नैरेटिव की जंग है। तो ये बात ना समझनी चाहिए हमें कि ये आपने हुर्मुज़ इस वक्त अमेरिका की तो जरूरत होगी क्लियर करवाने की, उससे ज्यादा इस खित्ते की है। अब ये कहा गया कि बहुत ज्यादा अड्डे खत्म कर दिए गया, इसलिए अड्डे तो उनकी लाइबिलिटी बन गया। मेरा नहीं ख्याल, और इसके बेसिस पे बहुत मेरे कोलीग्स और बहुत सारे दोस्त और बहुत सारे नाकदीन ये बहुत कंक्लूड करते हैं कि इस खित्ते में अमेरिका की पोजीशन डामाडोल हो जाएगी और वो आखिर में निकल जाएगा।
मेरा अपना ज़ाती ख्याल है, जितना कि मेरा नॉलेज है, जितना कि मेरा एक्सपीरियंस है, मैं इसको ऐसे होते हुए नहीं देखता। मैं ये समझता हूँ कि ये डिप्लोमेसी, जिस रिजवान साहब ने कहा, अभी भी चल रही है, छोटे लेवल पे, लो लेवल पे, टेक्निकल लेवल पे, और उसके साथ साथ हमारे नायब वजीर आजम भी कर रहे हैं। और इसी तरह मुझे पूरी तरह यकीन है कि रशिया, चाइना और दूसरे कंट्रीज के लोग भी दोनों साइड पे बातचीत कर रहे होंगे। ये खला में कोई चीज नहीं रहती, स्पेशली इस तरह की जंग जिसका ज्यादा इम्पैक्ट इन दो कंट्रीज पे तो जो होना है, अमेरिका पे इतना ज्यादा नहीं है। हमने ओवर एग्जेजरेशन की हुई उस खिते पे और हमारी तिजारतों पे, और है ना, ये तिजारतें सिर्फ हम तक नहीं है, इंडिया भी इन्वॉल्व है, पैसिफिक आइलैंड भी इन्वॉल्व है, ये सारे कंट्रीज हैं। अभी तक ये ख्याल है कि इसका इतना ज्यादा असर चीन पे क्यों नहीं हुआ, क्योंकि चीन के लिए तेल जाता रहा। ईरान की मेरा ख्याल है सोच ये है, ये मेरा ख्याल है, मैं हो सकता बिल्कुल गलत कह रहा हूँ कि जी वो चीन से के साथ अमेरिका फट्टा नहीं लेना चाहता, तो चीन चूंकि सबसे बिगेस्ट बायर है, उसका शिप जाएगा, उसको जाने की इजाजत मिलती रहेगी, और इसी तरह एक आधे और कंट्री का भी, तो उनको वो मिलते रहेंगे, पैसे उनके मिलते रहेंगे, उनका काम चलता रहेगा। ठीक है सर, पॉइंट आपका आ गया है। इसी के ऊपर हम पॉइंट जो है वो जी.आर. बलोच साहब से लेंगे। जी आर बलोच साहब, आप क्या समझते हैं? एक तो सर ने कहा कि एक तो इंटरनेशनल जो लॉज है उनको समझने की ज़रूरत है कि किस तरह से बहरी रास्तों को मेंटेन किया जाता है, कौन से रूल्स जो है उसके ऊपर फॉलो किए जाने चाहिए, उनको समझने की बहुत ज़रूरत है, उसको हाईलाइट भी करना चाहिए। फिर सर ने उसमें एक और बड़ा इम्पॉर्टेंट जो पॉइंट है वो रेज़ किया कि जब से सदर ट्रम्प जो है वो नेटो से मिल के आए हैं, उसके बाद उनको कॉन्फिडेंस लेवल ही चेंज हो गया है। तो सर इस चीज़ को अगर हम नज़र में रखें तो ये जो अब हम देख रहे हैं कि जो ईरान जो है वो रास्ता बंद करने की कोशिश कर रहा है, जो आगे भी वो कह रहा है कि हम करेंगे अगर वायलेशन होती रहे, तो सर ये फिर अमेरिका के जो इसके साथ इत्तेहादी फ़ौजी हैं या फौरी तौर पर जो कार्रवाइयाँ अभी तो हो रही हैं डेफिनेटली, जिस तरह से वहाँ पर इस ईरान की जो सूरत हाल बनी हुई है, जिस तरह से अटैक हो रहे हैं पे इधर पे, तो इसमें फिर अगर वो इंक्रीज़ करता है तो फिर सर बाकी जो ममालिक, जिस तरह सर ने भी कहा कि चाइना की अगर बात करें, रशिया की बात करें, तो सर उनका फिर क्या रोल होगा, किस तरह से वो इसके अंदर जो है वो इंटरवीन कर सकते हैं, और इसको हम किस तरह से देखेंगे कि ये फिर ईरान की जो हिकमत अमली है या आपको किस तरफ जाती हुई नज़र आ रही है? पाकिस्तान तो अपना रोल एज अ डिप्लोमेटिक पार्टनर के तौर पर वो अदा कर रहा है, लेकिन सिर इसको थोड़ा सा हाईलाइट कीजिएगा कि बाकी ममालिक इसमें क्या रोल प्ले कर सकते हैं, और अब जो अमेरिका की इस वक्त पॉलिसी है उसको आप किस तरह से देख रहे हैं? बहुत शुक्रिया। आपकी इजाज़त से मैं इस सवाल पे बाद में आऊँगा अगर वक्त हुआ। उससे पहले मैं चाहूँगा कि हम अपने नाजरीन और आपस में ये डिस्कस करें कि पाकिस्तान के लिए क्या ऑप्शंस हैं। देखिए, पाकिस्तान की इकोनॉमी टू क्वाइट एन एक्सटेंट हमारे जो एक्सपेट्रिएट कम्युनिटी है उनके साथ रिलेटेड है। $40 बिलियन आते हैं, उसमें से 50% से भी ज़्यादा जो है वो नहीं, बल्कि इनफैक्ट $38 बिलियन सिर्फ जेसीसी से आता है हमारे पास। लास्ट मंथ का जो मैंने डाटा देखा है, ये लास्ट ईयर का, तो इतना बड़ा इंटरेस्ट है। फिर हमारा ऑयल 80% से ज़्यादा वहाँ से आता है। तो मेरा ख्याल है टाइम आ गया है कि हमने एक लाइन खींचनी होगी, क्योंकि हमें अपना नेशनल इंटरेस्ट देखना होगा, और इवन एज ए मीडिएटर बताना होगा ईरान को। नाउ आई एम ऑलमोस्ट इंक्लाइन टू थिंक कि उनको बताना होगा कि आपका ठीक है, आपके पास एक कह लीजिए एक्सक्यूज है कि जी वहाँ पे अड्डे हैं अमेरिकन, लेकिन आपके अपने बकौल के आप वो अड्डे 13 के 13 तबाह कर चुके हैं इससे पहले 40 दिन के ऊपर। लेकिन इनडायरेक्ट तो डैमेज हो रहे हैं, क्योंकि ये छोटे मुल्क हैं, छोटी छोटी इकोनॉमीज है, इनके पास कोई ना स्ट्रेटेजिक ज्योग्राफिकल जो है वो डेप्थ है, ना डेमोग्राफिक है, और ना ही इकोनॉमिक है इन माय व्यू, क्योंकि बहुत सारी इन्होंने जो है वो दो तरह से इनकी इकोनॉमी चलती है, या तो जो है वो ऑयल जाता है बाय सी, या फिर टूरिज्म से, इन्वेस्टमेंट से। आपने वो दोनों के दोनों अटैक कर दिए ईरान ने। ये तो कैलकुलेशन पूरी करे ना कि ये कितना बड़ा नुकसान कर रहे हैं। क्या ये जंग बढ़ाने का मकसद यही है कि ये जेसीसी कंट्रीज जो है वो तबाह बर्बाद हो?
उनको पता है कि ईरान को, अमेरिका को तो कुछ नहीं कर सकते। इजराइल भी बहुत दूर है उनसे, और उसको पूरी पुष्पनाही जो है वो पूरे वेस्टर्न कंट्रीज की और अमेरिका की शामिल है। तो अल्टीमेट जो अभी विक्टिम बन रहा है इस जंग का वो जेसीसी बन रहा है, और मैं समझता हूं जेसीसी इज इन माय व्यू द मोस्ट स्ट्रेटेजिक पोर्शन ऑफ ओआईसी एंड द अरब वर्ल्ड एंड इवन अस। तो मेरा ख्याल है वक्त आ गया है कि हमें ये बात इवन एज अ सिटीजन करनी चाहिए कि पाकिस्तान को इतना भी आगे नहीं चला जाना चाहिए इस गुडविल मीडिएशन में कि अपने वाइटल इंटरेस्ट इस तरह से जो है वो कंप्रोमाइज करे कि ईरान को खुली छुट्टी मिली हो कि वो जीसीसी कंट्रीज के ऊपर हमला करे, जब चाहे उनको ब्लैकमेल करे। इनफैक्ट मैंने एक आर्टिकल लिखा है जो कल परसों आ जाएगा कि ईरान हैज टर्न जीसीसी इनटू होस्टेज ऑफ वॉर। This cannot be allowed. This must be stopped, in my view, by Pakistan and other people who want peace in this country. How can it be done? वो एक और बहस है, लेकिन मेरा पॉइंट ये है कि इसको जो है वो आना चाहिए। और जब आपने जो सवाल किया उसके साथ कनेक्ट करता हूं कि वो जो खासतौर पर चाइना जो है, this point has to be brought home to them as well कि हमारी ये रेड लाइन है, और ये पेरीमीटर है, पेरीमीटर ऑफ मीडिएटर के भी होते हैं कि जी देखिए इवन आम जिंदगी में जब मीडिएटर के पास कोई जाता है वो उनको बताता है कि देखो मैं मीडिएटर बन रहा हूं, अपनी ऑनर, अपनी रिस्पेक्ट, अपनी प्रेस्टीज दांव पे लगा रहा हूं, आपको बात मेरी माननी पड़ेगी। तो आज हमें क्लियर करना चाहिए कि अगर वो इस जिस तरह ट्रंप ने कहा है कि ये बंद हो गया, ये खत्म हो गया मुफ्तलहनामा, और ईरान से भी पूछना चाहिए वाज़ेह अल्फाज में, do you want to stick with it or you don't want to stick with it? If you don't want to it, then we have other options, diplomatic, फिर हम उनको इस्तेमाल करेंगे। मेरे ख्याल वक्त आ गया है कि हमें उसूल की जंग अब जो है वो अपने इसमें जो है वो इंजेक्ट करनी पड़ेगी अपने मीडिएशन रोड के अंदर। जी ठीक है डॉक्टर साहब, आप क्या समझते हैं, क्या वाकई वक्त आ गया है कि पाकिस्तान को अपनी डिप्लोमेसी को अब जो है वो थोड़ा सा शिफ्ट करना पड़ेगा? एग्री करते हैं आप जी.आर. बलोच साहब से? जी, टू लार्ज एन एक्सटेंट मैं बिल्कुल एग्री करता हूँ। हम देखें जो ही डिप्लोमेसी हुई है, हमने इन गुड फेथ यही कहा कि ईरान हमारा हमसाया भी है और ईरान एक मुस्लिम मुल्क भी है। लेकिन आप ये देखें, दोनों पैनलिस्ट ने बड़े खूबसूरत तरीके से रोशनी डाली कि ईरान का जो कसूर है वो हम अपने, ठीक है सिंपथीज हैं, लेकिन इतने हम अंधे तो ना हो जाएं कि हम उनका कसूर ही ना देख सके। इस दफ़ा MOU के बाद मैंने पहले भी जिक्र किया इस चीज़ का कि ईरान कुड शो रेस्ट्रेंट वेरी इजीली। ये ईरान के इख्तियार में था कि उनको वार्निंग शॉट्स देता कि आप बिल्कुल वायलेशन कर रहे हैं। और दुनिया में मैं वही कहता हूँ, जब आप एक शॉट कर देते हैं इट हैज़ इम्प्लीकेशंस। अमेरिका ने जब हमले किए हैं, मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान के पास ये चांस आ रहा था कि हम अपनी इकोनॉमी रिवाइव करें। अभी इकोनॉमी के ऊपर देखें कि जितना डैमेज दुनिया को ये इस वॉर ने किया है, ये ग्लोबल प्रॉब्लम बन चुका है। 2.2 ट्रिलियन डॉलर का खसारा पूरी दुनिया को हो गया। अभी आप ये देखें जो ऑयल प्राइसेस बढ़ी हैं, एक आम इंसान की जिंदगी पे कितना असर डालेंगी है। और आप देखें, उसके अलावा आप देखें, अभी आप बात कर रहे थे नेटो इसमें क्यों नहीं कूदा। नेटो ने कहा वाज़ेह तौर पे कि जब तक हमारा अपना नेटो मेंबर डायरेक्ट अटैक ना हो या अमेरिकन टेरिटरी जो अमेरिका का कॉन्टिनेंट वो अटैक ना हो, यानी कि नॉर्थ अमेरिका, तो हम तब तक नहीं आ सकते। बड़े वाज़ेह अपने मौक़िफ़ में। तो मैं यही कहता हूं कि हमें अपने इंटरेस्ट को वाज़ेह रखते हुए ईरान के साथ बिल्कुल बात करनी चाहिए कि हम अननेसेसरीली इस चीज़ की वजह से सफ़र कर रहे हैं। अभी देखें यूरोप बड़ा सियाना है। यूरोप ने देखा है कि यूक्रेन की वॉर जो है प्रोलॉन्ग हो रही है, उनका सारा फोकस यूक्रेन की अपनी यूरोप की अपनी सिक्योरिटी पे है। अभी आपने ये भी देखा होगा कि $70 बिलियन की 70 बिलियन यूरोस की कहा गया कि 2026 में उन्होंने अपना यूरोप बचाना है रशिया से, जो यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। तो मैं समझता हूँ हमने अपना आप नहीं बचाना, क्या हमें हमारी इकोनॉमी बचानी है, हमने लोगों को जॉब्स देनी है। हमारे यहाँ बहुत सारे ऐसे प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं जिन्हें हमने तकमील तक पहुंचाना है। पाकिस्तान, तो मैं ये समझता हूँ बिकॉज ऑफ दिस क्राइसिस, अभी दोनों ऑनरेबल पैनलिस्ट ने बड़ी रोशनी डाली। देखें 65 की वॉर, 71 की वॉर, चलते जाएं कारगिल वॉर, देन कंटिन्यू अफगानिस्तान की पुरानी जो अर्ली वॉर होगी, उसके बाद अब जंगें गिनते जाएं, वॉर अगेंस्ट टेररिज्म, उसके बाद हम निकले तालिबान दोबारा आ गया, अब दोबारा ये जंग, तो हमारे तो नसीबों में सिर्फ जंगें रह गई हैं। मैं कहता हूँ कि हमें उससे निकलकर अपनी प्रॉस्पेरिटी पे तवज्जो देनी है। पाकिस्तान को इस टाइम बिल्कुल इकोनॉमी उसके ऊपर फोकस करना है, अपनी एक्सपोर्ट्स पे। अगर हम ये कर लेंगे, मैं ये समझता हूँ, तो हम जो इस टाइम दुनिया में पीछे रह जाएंगे तो वो कभी बिकॉज ऑफ दिस होगा, इकोनॉमी की वजह से। वरना हमारे पास लवाजमात पूरे हैं,
हम सी पैक के बाद दुनिया को कनेक्टिविटी प्रोवाइड कर सकते थे, हम बहुत कुछ कर सकते थे, लेकिन हमें अवॉइड करना है इस तरह के अननेसेसरी कॉन्फ्लिक्ट्स को। वो बिल्कुल ठीक है, हमने अपना रोल प्ले किया है सारा कुछ, लेकिन उस सक्सेस को फायजा जो डिप्लोमेटिक सक्सेस अचीव की, हाउ वी कैन ट्रांसलेट इनटू इकोनॉमिक सक्सेस, आई एम लुकिंग एट, ठीक है ना? ठीक है, ये बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है सनाउल्लाह साहब, और यकीनी तौर पर अब पाकिस्तान को अपने इंटरेस्ट के बारे में सोचना चाहिए, और यही हम जो है वो मैं देख रही हूँ कि काफ़ी जगह पे काफ़ी मुबस्सिरीन जो है वो इसके ऊपर जो है वो अपना पॉइंट दे रहे हैं कि अब पाकिस्तान का जो पोजीशन है वो हम क्या देख रहे हैं, क्योंकि पाकिस्तान की जो इकॉनमी है, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पाकिस्तान के अंदर जंग वहाँ पर लगती है, यहाँ पर जो जंग है वो आवाम की जेबों तक, आवाम की ज़िंदगियों तक पहुँच चुकी है, और आलमी जो तेल की कीमतें हैं उसमें जैसे ही चेंज आता है, जैसे कि अगर $100 या $120 फी बैरल से तजावज़ कर जाएं, तो फिर पाकिस्तान और दीगर जो ममालिक है, जिसमें भारत है या और ममालिक जो इसके ऊपर डिपेंड करते हैं, उन ममालिक के ऊपर तो डेफिनेटली असरात मुरतब होंगे। सो क्या समझते हैं, अगर इसके ऊपर आज बात ना की गई तो कैसे असरात जो है वो मुरतब होंगे, और उनसे हम फिर कैसे निबर्द आजमा होंगे, क्या कहेंगे? देखिए, पहले तो बहुत सारी बातों से मैं एग्री करता हूँ, मुतफिक हूँ रिजवान साहब से और अपने ऑनरेबल कुलीग के ना व्यू से, लेकिन मैं ये बताना ज़रूर चाहूँगा कि ये पाकिस्तान ने इस जंग में सालसी के तौर पे हिस्सा लिया है जी, और वो सालसी सभी को पता है, दोनों ऑनरेबल है ना कुलीग्स को पता है कि सालसी का मेन है ना कैसे ना सेलेक्ट किए जाते हैं। उसमें आपके एटॉमिक बम को नहीं देखा जाता, क्योंकि आप तारीख के दायरे हैं औराक में जाएं तो आपको जो भी कंट्रीज इस फील्ड में सबसे आगे नजर आते हैं, उसमें ये होता है कि न्यूट्रलिटी का एलिमेंट होता है, उसमें उन पे क्रेडिबिलिटी का और ट्रस्ट का एलिमेंट होता है। ये 2-4 चीजें होती हैं, फिर उनकी प्रैक्टिसिंग किस तरह उस खित्ते के साथ या जो वॉरिंग है ना पार्टीज हैं उनके साथ उनके क्या बर्ताव रहा है। हमारा दोनों के साथ हम इस मोड़ पे थे कि बहुत अच्छे थे तो हमें सिलेक्ट कर लिया गया। हम कोई फर्स्ट चॉइस तो नहीं थे, फर्स्ट चॉइस तो ये टर्की या कतर और ओमान थे। अब फिर वो क्वेश्चन मार्क्स ऊपर आए हैं कॉपरेटेबिलिटी पे, कहाँ आना, कौन ज्यादा अच्छा है, और स्ट्रेटेजिकली पाकिस्तान अच्छा है, पॉलिटिकली पाकिस्तान अच्छा है, इस तरह की बातें होनी शुरू हो गई हैं। बिल्कुल। अब आपने कहा कि जी डिक्टेट करें, रेड लाइन के दें, तो किसको देंगे आप रेड लाइन, मुझे ये बताइए। आपकी हैसियत क्या है कि रेड लाइन देने की? आप अपने मुल्क के अंदर रेड लाइन देते हैं, उसकी तो रिस्पेक्ट करवा नहीं सकते, तो आप ऐसी कंट्रीज को रेड लाइन देंगे जिनकी डिस्प्यूट में आपका कोई हिस्सा ही नहीं है। आप ना अखलाकी तौर पे मेंबर ऑफ द यूएन, और जो वर्ल्ड वॉर सेकंड के बाद एक ना इंटरनेशनल सिस्टम इवॉल्व हुआ था, उस पे आप बिलीव करते हैं और अपनी पूरी कोशिश करते हैं कि उसको उसकी रिस्पेक्ट में आप ना अपनी फॉरेन पॉलिसी को इवॉल्व करते रहें और खत्ते में सिक्योरिटी की तरफ जाएं। अगर आप ना ये बात सही है कि हमारी हर चीज इकोनॉमिक है, स्ट्रेटेजिक जो चीजें हैं वो कनेक्टेड हैं, खास तौर पे माशी तौर पे, और माशरत में सिर्फ ये ऑयल शायल नहीं आता, ऑयल से बहुत सारी चीजें बनती हैं और उसके बाद हमारी एक्सपोर्ट भी वहां जाती है, हमारी इंपोर्ट भी उधर से आती है। हम अपने आप को एग्रीकल्चरल इकोनॉमी कहते हैं। आपकी दालें तक तो वहां से आती हैं। आपकी ना कौन सी चीज है जो आप ना पाकिस्तान में इस वक्त बना रहे हैं, एक्सेप्ट के पॉपुलेशन को आप बढ़ा रहे हैं, इसलिए पॉपुलेशन के अलावा कौन सी चीज आपकी बढ़ाव की तरफ इस वक्त आपको नजर आती है पाकिस्तानी माशरती और माशी निज़ाम में? मुझे तो खास चीज नजर नहीं आती। तो उस चीजों को सामने रखते हुए आप जो पहले फॉरेन पॉलिसी में आगे बढ़ रहे थे न्यूट्रलिटी के जरिए से, और उस न्यूट्रलिटी में आपने ट्रांसपेरेंसी भी रखी है विद ए लिटिल कैवियट कि ये अगर हमें वो क्या बोलते हैं अंग्रेजी का
शव टू पुश वाला फार्मूला है। तो हम फिर सऊदी अरेबिया के साथ, आपके एक मिनिस्टर ने कहा है, तो आपने अपनी चॉइसेस बता दी हैं। देयर इज नो कंसेप्ट एंड देयर शुड नॉट बी एनी कंसेप्ट ऑफ लेइंग आउट रेड लाइंस in this kind of disputes। पाकिस्तान सफारतकारी कर रहा है और सफारतकारी में ये रेड लाइंस बायलैटरल लेवल पे तो आप कर सकते हैं, जहां आपकी सॉवरेनिटी को थ्रेट हो, आपकी स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट है ना वो उस पे अटैक हो, और ये सारी चीजें आप कर सकते हैं। लेकिन वो भी आपको एज ए लास्ट रिजॉर्ट या फिर एज ए वो जो होता है कि ये थ्रेट देने के कि जी आप है ना ब्लफ करने के लिए अगर आप करना चाहते हैं तो और बात है। ये मेरा पर्सनल व्यू है। मैं ये समझता हूँ पाकिस्तान का रोल अब क्या बनता है। ठीक है पाकिस्तान सर, पॉइंट आ पाकिस्तान गया। का रोल वही है जो पाकिस्तान इस वक्त अदा करने की कोशिश में है, लेकिन ओवर प्ले ना करे। मैं बार बार ओवरप्ले नहीं करना चाहिए, ओवरप्ले से इज्तनाब करना चाहिए। ये ना समझे कि ये चूंकि इसमें सफारती सक्सेस बहुत हुई है, इस सक्सेस खुद ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो जाएगा इकोनॉमिक सक्सेस में। ये कभी नहीं होता। दूसरे घर के बच्चे आपको को कमाई अपनी कमाई नहीं देते, भाई भाई को कमाई अपनी नहीं देता। हाँ। ये बिजनेस का पहला और आखिरी असूल है। इसको जरा सफारतकारी में भी इसी तरह का असूल अपनाया जाता है। ठीक है जी। और बलोच साहब, आप क्या समझते हैं, क्योंकि आपने इससे पहले भी, क्योंकि आपकी यही पॉइंट था कि अब पाकिस्तान को जो है वो अपने जो इंटरेस्ट हैं उनके ऊपर फोकस करने की ज़रूरत है, लेकिन सर ने जैसे कहा कि पाकिस्तान अपनी जो रेड लाइन है वो कैसे ड्रॉ करेगा, किसको डेड लाइन देगा? क्या पाकिस्तान इस वक्त इस पोजीशन में है कि वो अपना एक डिप्लोमेटिक रोल जो प्ले कर रहा है उससे निकल कर अपने इकोनॉमिक बेनिफिट्स के ऊपर बात कर सके? और क्या पाकिस्तान को ये सही टाइम है कि पाकिस्तान डिप्लोमेटिक रोल से अब मज़ीद आगे एक्सटेंड ना करे? जहाँ तक उसने अपना रोल प्ले किया ठीक है, अब उससे आगे इकोनॉमिक रोल के ऊपर आए? नहीं, देखिए, इकोनॉमिक रोल ऐसे आ नहीं जाएगा। ऑब्वियसली दैट गोज विदाउट सेइंग कि हमारी असल सर्वाइवल तो इसी में है कि हम अपनी इकोनॉमी को देखें। जो भी फैसला करें, चाहे वो डिप्लोमेटिक फैसला हो, पॉलिटिकल हो, चाहे यूरोप में हो, चाहे मिडल ईस्ट में हो, जहाँ कहीं हो, चूंकि तमाम जो ममालिक है वो, और कहा भी जाता है कि बाय प्रोडक्ट जो होता है या एंड प्रोडक्ट ऑफ एनी डिप्लोमेसी या फॉरेन पॉलिसी होता है आपके इकोनॉमिक गेन्स। आजकल के दौर में तो बहुत ज्यादा हो गया है। मोरालिटी वगैरह सब चीजें अपनी जगह पे हैं, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली तो जब भी आप फैसले करते हैं, मेरा मकसद कहने का रेड लाइन का मतलब ये था कि आप जरूर ये बताएं अपनी नई सिग्नलिंग के अंदर जो भी, और देयर इज अ वे टू सिग्नल इट इन डिप्लोमेटिक लैंग्वेज के अंदर कि देखिए, चूंकि हमारी जो इकोनॉमी है वो बंधी हुई है जेसीसी की सिक्योरिटी के साथ, उनकी इकोनॉमी के साथ अपनाए हरमोज को खुला रखने में, लिहाजा इस पे अगर कोई बातचीत होगी और तो उसमें ये इस चीज को मलूज़े खातर रखा जाए। यस, वी कैन नॉट नाउ वॉक बैक फ्रॉम आवर मीडिएशन रोल, लेकिन इस मीडिएशन जो कि बड़ा लिमिटेड होता है, एग्री विद दैट, कि इसमें आप अपने रेड लाइन नहीं डिक्टेट कर सकते, लेकिन डेफिनेटली इससे पहले वी वर ऑल आउट कि जी किस तरह से भी हो, लेकिन ये हमने करवाना है। जो इस्लामाबाद पीस MOU है वो हमने करवा लिया, लेकिन उसका भी हमें नतीजा मिल गया कि वायलेशन हो रही है और बहुत सारा कंसेंसस हो रहा है कि ईरान में जो इस वक्त है वो हार्ड लाइनर्स जीत रहे हैं, उनकी आवाज़ सुनी जा रही है। क्योंकि देखिए, ये जो फैसले फॉरेन पॉलिसी के ऊपर भी वहाँ से हो रहे हैं या ख़ासतौर पर पीस के हवाले से हो रहे हैं, वो रिफ्लेक्ट भी करते हैं कि इंटरनली ईरान में क्या हो रहा है। वी मस्ट नॉट फॉरगेट कि वहाँ पे भी बहुत सारा, जिस तरह यहाँ पाकिस्तान में बहुत सारा डिवाइडेड ओपिनियन है, इवन 3 of us हैव शेड ऑफ ओपिनियन, ऑल्दो कंसेंसस है हमारा, लेकिन फिर भी मुख्तलिफ तरीके जावियों से हम देख रहे हैं हर चीज़ को। तो वहाँ तो बहुत बड़ी अभी क्लीवेज है। एक वो है लोग जो चाहते हैं कि ये वॉर शुड बी एन अनएंडिंग वॉर, और उसकी रीज़न जो बताते हैं एनालिस्ट, जिसको मैं किसी हद तक एग्री करता हूँ, कि वहाँ जो एक्सट्रीमिस्ट तबका है या जो कि रिवोल्यूशन में बिलीव करते हैं, वो समझते हैं कि कोई भी चलती हुई जंग जो है वो जला या कुव्वत बख्शती है रिवोल्यूशन को, क्योंकि उनके ख्याल में ये अभी तक जो है वो रिवोल्यूशन ख़त्म नहीं हुआ, इस रिवोल्यूशन को स्प्रेड होना है।
ऑल ओवर द वर्ल्ड। पहले शुरू में तो बहुत ज्यादा करते थे, लेकिन अब थोड़ा सा उन्होंने मॉडरेट उसको थोड़ा सा मॉडरेट किया है, बट स्टिल आई थिंक इन देयर फिलॉसफी ये है स्ट्रेटजी या समझ लो थिंकिंग ये जरूर है कि इस रिवोल्यूशन को यहाँ ठहरना नहीं है, क्योंकि अगर जंगें बंद हो गई, अगर ये जील न रहा, तो लोग डेफिनेटली द वे इट वाज कि लोगों ने डिमांड करना शुरू किया था ईरान से कि हमारी जिंदगियां बहुत ख़राब हो रही हैं, जो कि तुम्हारी जंगें हैं लबनान में, आपकी जंगें हैं इराक में, सीरिया में, तो इन जगहों को बंद करें और वापस अपने घर की तरफ देखें। जैसे हम खुद अपने लिए कहते हैं पाकिस्तान के लिए कि जी अफगानिस्तान में जंग है उसको जल्दी बंद हो जाए, बलूचिस्तान में जो शोरश है वो बंद हो जाए, केपी में जो है, कश्मीर में है, ताकि हम अपनी इकोनॉमी को बेहतर कर सकें। तो यही चीज़ वहाँ ईरान में थी। अब मसला ये है कि जब जंग आ जाती है तो फिर जो हुकूमत वक्त होती है वो फिर उसके लिए एक्सक्यूज हो जाता है कि जी प्रायोरिटी तो अपनी बका है। अब या बका स्टेट की, लोगों की, या उस रिजीम की। सो बेसिक इशू जो सटल पॉइंट ये है कि अब ईरान ने फैसला करना है कि वो बका अपने स्टेट की चाहता है, लोगों की चाहता है, या रिजीम की चाहता है। ठीक है डॉक्टर साहब, ये फैसला कैसे किया जाएगा? ईरान कैसे ये फैसला करेगा कि वो किसकी बका चाह रहा है? क्योंकि अभी जो रिसेंट हमने हैपनिंग्स देखी हैं, क्योंकि एक MOU जो साइन हो गया, उसके बाद एक खुशी की फ़िज़ा जो है वो पूरी दुनिया के अंदर कि चलो एक इकोनॉमी को जो एक बूस्ट मिलेगा, फिर जो एक इतना बड़ा कॉन्फ्लिक्ट 47 ईयर्स का वो ख़त्म हो जाएगा। लेकिन सर अब अगर हम इस पॉइंट पे आके देखें, जो अब सूरत हाल बन चुकी है, आपको लगता है कि इसमें से या तो ईरान बैकफुट पे जाएगा, मतलब ये मामला आपको कहीं पे सेटल होता हुआ नज़र आ रहा है? और अगर नहीं होता तो सर फिर ये क्या कहेंगे कि अभी जो हम देख रहे हैं मिडिल ईस्ट का जो ऑयल की डिपेंडेंसी थी वो भी अब इतनी ज़्यादा है अपने हुर्मस के ऊपर कि अगर ये जंग मज़ीद आगे एक्सटेंड होती है, जो कॉन्फ्लिक्ट है, तो फिर वो इससे मुतासिर होंगे? देखें फाइजा, ईरान जितनी बड़ी मुश्किल में है, मेरा ख्याल है IRGC को इस चीज़ की रियलाइजेशन होनी चाहिए। ईरान की अगर आप करेंसी का हाल देखें तो 1.3 मिलियन $1 के बराबर है, आप देखें। और इस जंग की वजह से जो ईरान के अंदर इकोनॉमिक तबाही, इंफ्रास्ट्रक्चरल तबाही और उसके अलावा दीगर तबाहियाँ मची हैं, वो ईरान के लोग ज़्यादा बेहतर बता सकते हैं। अगर आप देखें कि ईरान के अंदर जो चैलेंजेस हैं, वो ईरान को चाहिए कि ये मौका था कि 14 पॉइंट जो इस टाइम MOU अगर रीच किया है तो लेट्स इम्प्लीमेंट इन लेटर एंड स्पिरिट एंड लेट्स ऑनर दिस। दूसरी बात ये आती है, अभी देखिएगा जी बलोच साहब ने भी जिक्र किया, पाकिस्तान तो खुद इस चीज़ का शिकार होने वाला था ना। देखें अभी आप देखें, तारीख भुलाई तो नहीं जा सकती। इन्होंने कोशिश की है, आज अगर हुदी रेबल्स वहाँ पे बैठे हुए हैं, हिजबुल्लाह हमास बैठे हुए हैं, फातमीयून, आप ईरान, इराक, सीरिया तक देखें तो पाकिस्तान में भी प्रॉक्सियाँ भेजी गई थी। वो अल्लाह का शुक्र है पाकिस्तान ने बड़े तरीके से फाइट बैक किया कि आज, वरना यहाँ भी मसले होते, आज यहाँ भी जंग चल रही होती। ठीक है, हम अपनी जानते हैं कि नेशनल सिक्योरिटी को कैसे प्रोटेक्ट करना है। मैं ये कहता हूँ सिंपल इज दैट, ईरान को अगर मीडिएट किया है तो हमें ईरान को ये भी समझा दिया होगा कि हमारी भी कुछ रेड लाइंस हैं। और चूंकि KSA के साथ हमारा म्यूचुअल डिफेंस एग्रीमेंट हो चुका हुआ है, और वो आपको पता है 17 सितंबर, अभी ज़्यादा दूर नहीं है, 2025 को हम जब उसे साइन किया तो हमने कुछ गारंटीज सऊदीया को भी दी। और दोनों पैनलिस्ट ने बड़ी खूबसूरत बातें की कि हमारी इकोनॉमी कितनी लिंक्ड है पूरे गल्फ के साथ। हमने तो अपनी इकोनॉमी को तवज्जो देनी है ना। तो हमें, मेरा ख्याल है, वी हैव अ लॉट ऑफ थिंग्स टू मेक देम अंडरस्टैंड कि जी ये आप खामोशी के साथ इस मामले में से निकलें। और मैं ये समझता हूँ अगर ईरान के लोगों को रियलाइजेशन होती तो वो कभी भी ऐसा ना करते। IRGC का जो एक आइडियोलॉजिकल एक इशू है वो यही है कि वो समझते हैं कि वो दुनिया पे छा जाएंगे। छाना ऐसा नहीं होता। अगर छाना होता तो आज रशियन एम्पायर इंटैक्ट होती, आज रोमन एम्पायर इंटैक्ट होती। जब आप इकोनॉमी अपनी कंट्रोल नहीं करते, लोगों को खुश नहीं रख सकते, तो वही तब्दीली ले आते हैं, बाहर से तब्दीली की जरूरत नहीं पड़ती है। तो मैं समझता हूँ ईरान को होश के नाखून लेने पड़ेंगे इस स्टेज पे, और अपने जितने हमसाए हैं उनके साथ, सबके साथ मिलकर अच्छा करना पड़ेगा। अगर ईरान ऐसा नहीं करता तो मैं समझता हूँ ईरान अपना सबसे बड़ा नुकसान तब करेगा जब हमसायों को इनसिक्योर करेगा, तो खुद इनसिक्योर हो जाएगा इस चीज़ से। ठीक है मियाँ साहब, क्या समझते हैं कि ईरान जो है वो अब उसको किन किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ेगा? क्योंकि अब जो हालात नज़र आ रहे हैं, और जिस तरह से डॉक्टर साहब कह रहे हैं कि अब उसकी अपनी पॉलिसीज़ में चेंज लाना पड़ेगा कि उसके साथ जो लिंक्ड बाकी ममालिक है, बाकी ममालिक की बॉर्डर्स हैं, उसके अलावा मईशत जुड़ी हुई है, उनका ख्याल रखना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत ज़्यादा डैमेज हो रहा है। अगर वो नहीं रखता, जो आज हम देख रहे हैं कि जो एक कशीदगी जो बढ़ती जा रही है,
सो आपको क्या लगता है, अगर अगर ये प्रॉपर तौर पर इलाकाई जंग की सूरत में तब्दील हो जाती है तो उसके सबसे बड़े सियासी, मौशी, सलामती के जो नताइज हैं वो किन ममालिक को स्पेशली भुगतने पड़ेंगे और उसके फिर पाकिस्तान के ऊपर क्या असरात पड़ेंगे, क्या सूरत हाल होगी, और उसके लिए फिर पाकिस्तान को भी से क्या तैयारी, क्या प्रिकॉशंस लेने की ज़रूरत है? सर, आपने बहुत सारे क्वेश्चन एक ही सवाल में जमा कर दिए हैं। बेसिकली तो ये कहा जा रहा है कि उनकी क़यादत में यकसुई नहीं है, और बज़ाहिर ऐसा ही लगता है क्योंकि जो बयानबाजी हो रही है वो पासदरान के नाम से हो रही है, हुकूमत ईरान की तरफ से नहीं हो रही। अब क़यादत अगर लेट खामेनाई की है ना, अगर देखें तो 37 ईयर्स उन्होंने गुजारे हैं और वो बड़ा कंट्रोल किया हुआ था। उन्होंने रेवोल्यूशन को संभाला दिया था, संभाला ही नहीं दिया था बल्कि उसको स्ट्रेटेजिक वो दी थी, डेप्थ दी थी उनको, और वो प्रॉक्सीज के जरिए से दी थी या वैसे पीसफुली दी थी, लेकिन वो बहुत ज्यादा कंट्रोल करके अपने लिए उन्होंने रिस्पेक्ट भी हासिल की थी। हालांकि जिस तरह का ना देखते हैं फ्यूनरल खमीनी का, उसमें बहुत डिस्टर्ब्ड सिचुएशन थी और उनका लाया जाना बहुत है ना, वो भी क्वेश्चनेबल था। बहुत सारे लोग उसके इल्मी क़यादत पे भी क्वेश्चन मार्क करते थे। अब आखिरी दिनों में उस सक्सेसर की बातचीत चल रही थी, वो उसमें उनके बेटे मुश्तबा साहब का भी नाम आ रहा था, बट अकॉर्डिंग टू न्यूज़ रिपोर्ट्स, हमें तो नहीं सही पता, तो वो उस पर राजी नहीं थे क्योंकि उस पर भी नहीं था, इत्फाक नहीं था। तो ये सारी बातें अपनी जगह। अब इसका जो डायरेक्ट असर होना है वो तो खित्ते पे होना है, और खित्ते के वो हैं, सीरिया है, इराक है, और ना ये गल्फ की स्टेट्स हैं जिसके बारे में बताया गया वो छोटी हैं, और ठीक है सर, माजरत चाहूंगी मियां साहब, सऊदी अरेबिया, ठीक है, पाकिस्तान पे भी होगा क्योंकि पाकिस्तान पे जंगी असर नहीं होगा, मुआशी असर जरूर बहुत खतरनाक और सर वो तो ऑलरेडी हम भुगत रहे हैं, जंग ईरान में भी बढ़ जाएगा, अबतर हो सकती है सिचुएशन, ठीक है सर, अगर ये लंबी चलती है। लेकिन मेरे अपने जाती ख्याल में इसमें अप्स एंड डाउन्स आएंगी। ये फ्यूरी भी आप ना ऑपरेशन इन्होंने किया, फ्यूरी भी नजर आएगी, सॉफ्टनेस भी नजर आएगी, कहीं आपको यानी जैसे कल तक खबरें पढ़ रही थी बहुत मीडिया। ठीक है सर, क्योंकि ये मौजू ऐसा है कि इसके ऊपर हम जितनी बहस करें कम होगी, लेकिन अभी जो सूरत हाल इस वक्त बन चुकी है उसमें डेफिनेटली अप्स एंड डाउन्स भी आएंगे, मज़ीद क्या क्या हैपनिंग्स होंगी वो तो वक्त के साथ ही पता चलेगा, और हो सकता है कि चीज़ें नॉर्मलाइजेशन की तरफ भी आएँ, लेकिन उसमें बाकी मीडिएटर्स का क्या किरदार होगा ये भी देखने वाला होगा। आज के प्रोग्राम में हमारे साथ जो मौजूद पैनल मौजूद था उन्होंने बड़ा ज़बरदस्त तजिया शेयर किया है। नाज़रीन, इसके साथ दीजिए इजाज़त, तलाने के बाद।